एनएमआर स्पेक्ट्रम का ये पार्ट बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं। पिछले कल के वीडियो में मैंने जेमिनल कपलिंग के बारे में डिस्क्राइब किया था और अब नेक्स्ट जो उनका जो अन्य प्रकार है वो है यहाँ पर है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है। जो विसिनल वर्ड है, विसिनल जैसे हम जानते हैं विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस है, तो पड़ोस के कार्बन पर जो प्रोटॉन उपस्थित है उन दो प्रोटॉनों के बीच में जो कपलिंग होती है, जैसे यहाँ पर हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। एक कार्बन ये है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरा कार्बन ये है। इस दोनों पर उपस्थित जो प्रोटॉन हैं इनके बीच में जो कपलिंग होगी वो विसिनल कपलिंग कहलाएगी। इसी तरह से ये जो उदाहरण है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, एल्कीन का है, जिसमें दो जो प्रोटॉन्स हैं वो सिस पोजीशन पर हैं और इनके बीच में जो कपलिंग हो रही है वो हम विसिनल कपलिंग बोलेंगे। अब देखिए, इसको संकेत के रूप में जो हम व्यक्त करते हैं वो J3 के रूप में व्यक्त करते हैं। J3 के रूप में हम क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि ये 3 बॉन्ड कपलिंग है। जो कपलिंग है उसका रिप्रेजेंटेशन कपलिंग कांस्टेंट का J के रूप में किया गया था, और अगर 2 बॉन्ड कपलिंग हो रही है तो J2 है, 3 बॉन्ड कपलिंग हो रही है तो J3 कपलिंग है। J3 संकेत के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो हमें ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो विसिनल कपलिंग है इसकी वैल्यू 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। इसको व्यक्त है वो हम J3 से करते हैं, क्योंकि J3 है ये 3 बॉन्ड कपलिंग है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये वाला उदाहरण लिया हुआ है तो इसमें इस कार्बन पर उपस्थित ये जो हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया और तीसरा ये बॉन्ड हो गया, तो ये J3 है। यहाँ पर जो कपलिंग है सिंगल बॉन्ड की वजह से है, तो वो जो है ये 3 बॉन्ड हो गए, एक ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर ये J3 वैल्यू हो गई। इसकी जो वैल्यू है वो ब्रॉड रेंज जो है वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में ये सब कपलिंग कांस्टेंट हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एनएमआर स्पेक्ट्रम में। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से कपलिंग हो रही है तो इसका परिमाण है वो थोड़ा सा कम होगा, और J3 की वैल्यू है 6 to 8 हर्ट्ज के बीच में यहाँ पर ऑब्जर्व होगी। J3 की वैल्यू यहाँ पर 9 से 11 हर्ट्ज के बीच में ऑब्जर्व होगी, और यहाँ पर J3 की वैल्यू है वो 15 से 18। अब देखिए, हम ये यहाँ पर बहुत माइन्यूटली देख सकते हैं। यहाँ पर इन दो प्रोटॉनों के बीच में जो 3 बॉन्ड कपलिंग तो है, डबल बॉन्ड भी है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। बट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों प्रोटॉन सिस पोजीशन पर है और यहाँ पर दोनों प्रोटॉन है वो ट्रांस पोजीशन पर है। ट्रांस पोजीशन पर होने की वजह से जो कपलिंग कांस्टेंट J3 की वैल्यू है वो 15 से 18 हर्ट्ज के बीच में यहाँ ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ पर है वो 9 से 11 हर्ट्ज के बीच में, और केवल सिग्मा बॉन्ड होने पर और भी कम 6 to 8 हर्ट्ज के बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट है वो ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये विसिनल कपलिंग को है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है दैट इज़ द लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है कि जब 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स का डिफरेंस है तो उसको हम लॉन्ग रेंज कहते हैं। लॉन्ग रेंज में इसीलिए हमने 3 से ज़्यादा में क्या हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स का या 5 बॉन्ड का है, 4 या 5 बॉन्ड का होने की वजह से हम इसको लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, और उसी के अनुसार इसको J4 या J5 से हम इसको व्यक्त करते हैं। जैसे हमने ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का उदाहरण लिया है, यहाँ पर है ये 2 प्रोटॉन्स के बीच में कपलिंग हो रही है और बॉन्ड्स का डिफरेंस कितना है, 1, 2, 3 एंड 4 है। 4 बॉन्ड्स का डिफरेंस होने की वजह से हम इसको J4 कहेंगे और इसकी वैल्यू 3 हर्ट्ज है। अगेन हम देख लें, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 से 3 हर्ट्ज के बीच में होती है, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो 3 हर्ट्ज आ रही है। दूसरा हमने ये उदाहरण लिया है, ये J5 का उदाहरण है। J5 में क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो डिफरेंस है बॉन्ड्स का 1, 2, 3, 4 एंड 5 बॉन्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है J5 की वैल्यू वो 2 हर्ट्ज है। बीच में एक पाई बॉन्ड है और बाकी के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये J5 की वैल्यू है वो और भी कम हो गई क्योंकि कपलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। इसी तरह से ये भी J5 का उदाहरण है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है और इसमें भी J5 है वो ऑब्जर्व हो रही है, और इसमें जो है हम देखेंगे कंजुगेशन में 2 पाई बॉन्ड है और 3 है, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया,
दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा ये सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो गया। बेंजीन के मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि बहुत तेज़ी से रेजोनेंस होती है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग करंट भी जनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कपलिंग का परिमाण है वो और भी कम हो गया। तो यहाँ पर इन पैरा पोजीशन के 2 प्रोटॉन्स के बीच में जो कपलिंग है वो 0 से 1 हर्ट्ज के बीच में ऑब्जर्व हो रही है। कुल मिलाकर हमारी जो कपलिंग की यहाँ पर रेंज होंगी लॉन्ग रेंज की, वो 0 से 3 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और हमें देखनी है। सामान्यतः यदि 2 प्रोटॉन 4 एकल बंध से विलगित हों, 4 एकल बंध से अगर ये आइसोलेटेड हैं या सेपरेटेड हैं तो उसमें कोई कपलिंग नहीं होगी। 4 एकल बंधों से अगर ये सेपरेटेड है तो उनमें किसी प्रकार की कपलिंग नहीं होगी और बीच में अगर पाई बॉन्ड आ जाता है तो उनमें कपलिंग होने लगती है। एनएमआर के अपने इस चैप्टर का जो है समापन की ओर बढ़ते हुए हम जो लास्ट फिनोमेनन को यहाँ पर है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये जो फिनोमेनन है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है जिसको हम केमिकल एक्सचेंज की परिघटना कहते हैं। केमिकल एक्सचेंज की ये जो फिनोमेनन है ये कब हमारे लिए आवश्यकता पड़ती है, जबकि हम अल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल्स के एनएमआर स्पेक्ट्रम का विवेचन करते हैं। एनएमआर में अल्कोहल के हम देखेंगे कि एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं एथिल अल्कोहल का। CH3CH2OH इसका रिप्रेजेंटेशन है। हम यहाँ पर देखेंगे कितने तरह के यहाँ पर प्रोटॉन हैं, 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं। एक तो OH वाला प्रोटॉन है, एक CH2 का प्रोटॉन है और एक CH3 का है। CH3 का प्रोटॉन मिथाइल प्रोटॉन, CH2 का मिथाइलिन प्रोटॉन और OH के प्रोटॉन हैं, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये प्रोटॉन है। तो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल है वो प्राप्त होना चाहिए। एक ये OH वाला सिग्नल, एक ये CH2 के मिथाइलिन के प्रोटॉन्स का सिग्नल और एक ये मिथाइल के प्रोटॉन का सिग्नल है। तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जब हम एथिल अल्कोहल का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये 2 सिग्नल हैं ये तो हमें आसानी से जो है हम इनको इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। जो CH2 का एक सिग्नल है वो मिल जाता है और इसका एक सिग्नल है वो मिल जाता है। CH2 के इस सिग्नल की क्वाड्रेट है वो हमें प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त होगी CH2 की? क्योंकि पास में CH3 के 3 प्रोटॉन हैं। 3 प्रोटॉन की कपलिंग की वजह से ये 3+1 दैट इज़ क्वाड्रेट। तो मिथाइलिन प्रोटॉन का क्वाड्रेट है वो मिल जाता है। मेथिल प्रोटॉन का इस CH2 के 2 प्रोटॉनों की वजह से ट्रिपलेट हमें प्राप्त हो जाता है क्योंकि 2+1 दैट इज़ ट्रिपलेट। लेकिन जो OH है, OH के पास में ये CH2 के प्रोटॉन हैं, लेकिन ये जो 2 मिथाइलिन के प्रोटॉन हैं ये OH के सिग्नल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं और ये हमें सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त हो रही है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि CH2 के प्रोटॉन हैं इसके साथ में क्यों कपलिंग नहीं कर पा रहे हैं और इसके जो प्रोटॉन है उसकी स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल एक्सचेंज की जो परिघटना है उसको सामने लाया गया, जिसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये क्यों नहीं स्प्लिटिंग हो रही है। तो हम इसमें देखेंगे OH प्रोटॉन का एक सिंगलेट यह दर्शाता है कि इसके और मैथिलीन प्रोटॉन के मध्य स्पिन स्पिन युग्मन नहीं हो पा रहा है, स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो पा रही है, ये प्रदर्शित करता है। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? यह युग्मन विभिन्न एथेनॉल अणुओं के OH प्रोटॉनों के मध्य तीव्र एक्सचेंज के कारण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये? क्योंकि यहाँ पर जो OH के जो प्रोटॉन्स हैं डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में वो तेज़ी से इंटरचेंज हो रहे हैं एक दूसरे में। तेज़ी से इनके इंटरचेंज होने की वजह से ये जो है वो कपलिंग वो CH2 का ये जो प्रोटॉन है वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है। अब हम इस इंटरचेंज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हमने 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन या समझने के लिए हमने एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को R-OH यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को भी हमने R- से शो कर दिया और इस हाइड्रोजन को हमने स्टार लगा दिया, तो ये R-OH वाला मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा ROH हो गया। ROH में R सिंपल है और H भी सिंपल है। अब हम देखेंगे इनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होकर के क्या हो रहा है कि जो स्टार वाला ये जो प्रोटॉन है ये RO के ऊपर आ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? ROH। यहाँ पर सिंपल R है और H स्टार के रूप में, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका H है वो इधर माइग्रेट कर गया तो हमारे लिए ये प्राप्त हो जाएगा R-OH है।
तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये एक्सचेंज होकर के, और ये देखिए हमने रिवर्सिबिलिटी का भी यहाँ निशान लगाया हुआ है। ये जो प्रोसेस है अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और फिर से एक्सचेंज होकर के पुनः ये R-OH स्टार और ROH प्राप्त हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये एंटायरली रिवर्सिबल है, जो आसानी से रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इस तरह से एक्सचेंज का ये जो प्रोसेस होता रहता है, यही प्रोसेस है वो केमिकल एक्सचेंज कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क क्या पड़ रहा है, निश्चित समय में OH प्रोटॉन कई भिन्न एथेनॉल अणुओं के साथ में ये एक्सचेंज का प्रोसेस है वो करता रहता है, जिसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, जोड़ा रहता है या एक्सचेंज के प्रोसेस के द्वारा एसोसिएटेड रहता है। अतः समीपवर्ती मैथिलीन प्रोटॉन, अतः इसके पास के ये जो CH2 के जो प्रोटॉन हैं वो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के स्पिन विन्यास को नहीं देख पाते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से अन्य इसका जो H है वो अन्य एल्कोहल के साथ में एक्सचेंज के प्रोसेस में है। इसलिए जो स्पिन विन्यास है वो मिथाइलिन के प्रोटॉन हैं वो इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसी कारण आपस में स्पिन स्पिन युग्मन नहीं हो पाता। जब उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो पाती है। फिर से हम समझ लें, इनमें तेज़ी से केमिकल एक्सचेंज हो रहा है, एक का प्रोटॉन दूसरे में, दूसरे का प्रोटॉन पहले वाले में, और इस तरह से जैसे ये R-OH स्टार है, ये अन्य एल्कोहल के साथ भी इसकी कपलिंग है, वो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो चल रहा है और इतना फास्ट चल रहा है, रिवर्सिबल है कि जो मिथाइलिन के जो प्रोटॉन हैं वो इसकी स्पिन को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये फिनोमेनन है वो नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है, इसी कारण आपस में स्पिन कपलिंग नहीं हो पा रही है। अब हम देखें OH प्रोटॉन के सिग्नल की आकृति। अब देखिए OH का जो हाइड्रोजन है वो एक सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन उसकी आकृति फिर कैसे होगी भाई। अगर CH2 के साथ में इसकी जो कपलिंग हो जाए तब तो इसके सिग्नल की भी आराम से स्प्लिटिंग हो जाएगी और हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी जो आकृति है वो जो है किसी एथेनॉल अणु के साथ प्रोटॉन द्वारा व्यतीत किए गए समय पर निर्भर करती है। तो कितना केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है इस पर इसकी आकृति है, जो सिग्नल आ रहा है उसकी आकृति है वो इस चीज़ पर निर्भर करती है कि अन्य एथेनॉल के अणुओं के साथ में इसके जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो किस परिमाण में हो रहा है। अब हम देखेंगे OH प्रोटॉनों का विभिन्न एथेनॉल अणुओं द्वारा संपर्क स्थापित करना है, ये केमिकल एक्सचेंज कहलाता है। यहाँ पर हमने इसको केमिकल एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि OH के प्रोटॉनों का विभिन्न एथेनॉल अणुओं द्वारा इस प्रकार से संपर्क स्थापित करना है या इसमें म्यूचुअल इंटरकन्वर्जन है, केमिकल एक्सचेंज कहलाता है। केमिकल एक्सचेंज इसको हम कहते हैं। नाउ है किसी नमूने में उपस्थित अम्लीय। अब देखिए हम उन फैक्टर्स को देख रहे हैं जो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम कोई सैंपल में अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियाँ डाल दें तो अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियाँ क्या करती हैं, केमिकल एक्सचेंज के इस प्रोसेस में वो कैटलिस्ट का काम करती हैं। तो अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियाँ रासायनिक विनिमय प्रक्रिया को और बढ़ा देती हैं। तो जो हमारी एसिडिक या जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं, एसिड या बेस अर्थात H आयन या OH आयन भी यहाँ पर अगर प्रेजेंट हैं तो वो कैटलिस्ट का काम करेंगे और जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा फैक्टर है जो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को कम करता है। लो टेम्परेचर है, कम ताप पर NMR स्पेक्ट्रम अंकित करने पर। तो लो टेम्परेचर पर या विलायक के रूप में D6-DMSO क्या है, हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। DMSO का क्या मतलब है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये मैंने लिखा हुआ है D फॉर डाई, M फॉर मिथाइल, S फॉर सल्फोक्साइड, O फॉर ऑक्सीजन ऑक्साइड है। तो ये डाईमेथिल सल्फोक्साइड। अब इसमें कौन सा हमें डाईमेथिल सल्फोक्साइड लेना है, जो ड्यूटीरेटेड है। 2 मेथिल समूहों के 6 हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ पर D6 ले लेते हैं। D6 अर्थात ड्यूटीरेटेड जो है इसका आइसोटोप ले लेते हैं। तो हम इसको व्यक्त करेंगे D6-DMSO के रूप में। तो D6-DMSO को सॉल्वेंट के रूप में
किसी कंपाउंड के NMR को रिकॉर्ड करने पर, या फिर टेम्परेचर के परिमाण को बहुत अधिक अगर हम कम कर देते हैं तो उस समय हम केमिकल एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन दो फैक्टर्स को देखते हैं। एक तो है एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं, वो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को बढ़ा देती हैं, और लो टेम्परेचर एंड D6-DMSO का जो यूज़ है वो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को है कम कर देता है।